हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एक परीक्षा की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। अर्थात आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हम बांडेग्राफ के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा कि बांडेग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस इसका आविष्कार किसने किया था और इसका यूज हम अपनी लाइफ में किस प्रकार करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और देखते हैं कि बांडेग्राफ क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं डायग्राम को समझाने से पहले मैं इस डायग्राम से रिलेटिव कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ, उसको पहले ध्यान से सुनिए स्टूडेंट। ठीक है, देखिए बांडेग्राफ एक वैज्ञानिक का नाम है स्टूडेंट, यानी जिस वैज्ञानिक ने इस मशीन का अर्थात बांडेग्राफ का निर्माण किया था या आविष्कार किया था, तो उन्हीं के नाम पर डिस्टेंट इसको हम क्या कहते हैं, बांडेग्राफ कहते हैं डिस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब बात ये है डिस्टेंट कि इस मशीन का आविष्कार क्यों किया गया, क्या इसका अपनी लाइफ में लाभ है डिस्टेंट। ठीक है, तो हम आपको बताएं डिस्टेंट कि इस मशीन को जो बनाया गया था डिस्टेंट सर्वप्रथम बांडेग्राफ ने बनाया था और इस मशीन का जो आविष्कार हुआ था सन 1931 में हुआ था, यानी 1931 में हुआ था डिस्टेंट। ठीक है, अच्छा इस मशीन की सहायता से डिस्टेंट, इस मशीन की सहायता से ठीक है कुछ मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। एक बार ध्यान से समझिए स्टैंड, इस मशीन का जो यूज है स्टैंड, यानी ये जो आपको बांडेग्राफ जनरेटर दिखाया गया स्टैंड, तो इसका यूज जो होता है मेनली जो यूज है स्टैंड बहुत हाई वोल्टेज उत्पन्न करना है। और हाई वोल्टेज कितने बेटा, मिलियन वोल्टेज क्या है उत्पन्न करना है। आई बात आपको समझ में, यानी कहने का तात्पर्य स्टैंड ये है कि बांडेग्राफ का जो यूज होता है बेटा कि बहुत हाई वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए किया जाता है स्टैंड। ठीक है, अच्छा और इस जब ये हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है स्टैंड, ठीक है, तो जब हाई वोल्टेज होंगे तो वहाँ पे हाई क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो भी बेटा क्या होगा, हाई होगा स्टैंड। ठीक है, देखिए मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर कहीं भी वोल्टेज बेटा बहुत हाई है, मान लीजिए मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँ, क्योंकि एक फार्मूला हम लोगों को पढ़ा स्टैंड क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, या वी बराबर कहिए, वी बराबर क्या होता है बेटा, ई डी होता है, क्या होता है, ई डी स्टैंड। ठीक है, अगर मैं डी को कांस्टेंट मानूँ, डी को कांस्टेंट मानूँ तो बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटे, आपको समझना ध्यान से, तो बी प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा बेटा, ई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि विभव यानी वोल्टेज समानुपाती होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी विद्युत क्षेत्र के। तो जब इस यंत्र की सहायता से यानी विद्युत जनित्र की सहायता से स्टैंड बहुत हाई वोल्टेज उत्पन्न किया जाएगा, ठीक है स्टैंड, तो इसके कारण क्या होगा, बहुत हाई क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा बेटा, क्रिएट हो जाएगा स्टैंड। ठीक है, तो उस विद्युत क्षेत्र का जो उपयोग करेंगे हम, उस विद्युत क्षेत्र का उपयोग हम कब करेंगे, आवेशित कणों को, जैसे विशेष कर आवेशित में हम लेंगे धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आई होप का क्वेश्चन में आ रहा होगा, यानी जो इस के कारण जो हाई वोल्टेज आएंगे, यानी हाई वोल्टेज का विभव जो उत्पन्न हो जाएगा स्टैंड, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक हाई यानी स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न हो जाएगा स्टैंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी समानुपाती होता है बेटा ई के, जहाँ बी क्या बेटा विभव है और ई क्या बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंड। ठीक है, तो इस विद्युत क्षेत्र का उपयोग आवेशित कणों को गतिमान करके स्टैंड, आवेशित कणों, अब आवेशित में भी रहेगा बेटा आपका विशेषली मेनली क्या रहेगा आपका पॉजिटिव, जैसे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्टैंड। ठीक है, तो उनको गतिमान करके उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि करने के लिए किया जाता है स्टैंड। ठीक है, तो एक बार फिर से समझिए, मैं अपनी बात को एक छोटे से संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूँ कि इस मशीन का यूज, ठीक है, सॉरी आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, बांडेग्राफ ने किया था स्टैंड, और वो डेट थी 1931 स्टैंड। ठीक है, इस मशीन की सहायता से हाई वोल्टेज यानी मिलियन वोल्ट का, कुछ मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है स्टैंड। और जब हाई वोल्टेज उत्पन्न किया जा सकता है स्टैंड, तो उस हाई वोल्टेज के सापेक्ष क्या होता है, बहुत हाई क्या होता है बेटा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग, ध्यान से समझिए स्टैंड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग स्टैंड, ठीक है, आवेशित कणों में किसको मैंने बताया आपको, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को गतिमान करके, क्या करके बेटा, गतिमान करके, ठीक है, उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि करने के लिए किया जाता है स्टैंड। तो ये तो इसके बारे में कुछ मेनली डायग्राम जो खास बातें थी वो मैंने आपको बताई स्टैंड। ठीक है, अब देखते हैं कि ये इसकी संरचना कैसे होती है, ये कैसे बनाया जाता है, ये किस प्रकार ये कार्य करता है स्टैंड। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ स्टैंड। देखिए सबसे पहले हम बताएं कि जो बांडेग्राफ ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया स्टैंड, ठीक है, तो इसका जो सिद्धांत है बेटा दो घटनाओं पर आधारित है।
इसका जो सिद्धांत है मेनली 2 घटना है जो इस पर लागू होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए मैंने ऑलरेडी आपको लोगों को लिख रखा है समझाने के लिए वन डे ग्राफ जनित, वन डे ग्राफ जनरेटर, ठीक है। तो इसके देखिए प्रिंसिपल में देखिए आप स्टूडेंट लिखा है, इस जनित्र का सिद्धांत 2 स्थिर वैद्युत घटनाओं पर आधारित है। यानी ये जो कार्य करता है जो वन डे ग्राफ, ठीक है, ये जो मशीन है यानी ये जो जनित्र है ये जो काम करता है बेटा 2 स्थिर वैद्युत घटनाओं पर कार्य करता है, ठीक है। वो क्या घटना है? नंबर 1 पहली घटना ये है बेटा कि यदि किसी खोखले गोले को या चालक को, यदि किसी खोखले चालक को आवेश दिया जाए, बेटा क्या दिया जाए? आवेश। तो बेटा आवेश याद रखना उस खोखले गोले के या खोखले चालक के पृष्ठ पर रहता, ना कि उसके भीतर रहता है डिस्टेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मेरा कहने का तात्पर्य इसका पहला जो जिस स्टेटमेंट पर ये कार्य करता है, तो पहला इसका स्टेटमेंट बेटा ये है, यानी पहली घटना ये है वो ये कि अगर किसी खोखले चालक को आवेश दिया जाए डिस्टेंट, तो आवेश उस खोखले चालक के पृष्ठ पर क्या जाता है बेटा? एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ना कि उसके भीतर डिस्टेंट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। एक बात मैं फिर से डिबेट कर दूँ कि यदि कोई खोखला चालक डिस्टेंट और आपको उसको क्यों आवेश देते हैं, ठीक है, तो जो आवेश होगा डिस्टेंट उसके भीतर ना होकर के कहाँ होगा? उसके एक समान, उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से, यानी इसकी सतह पर क्या हो जाएगा बेटा? एक समान रूप से फैल जाएगा डिस्टेंट या वितरित हो जाएगा डिस्टेंट, ठीक है। तो देखिए पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम। पहली घटना क्या है? किसी खोखले चालक को दिया गया कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश, ठीक है, दिया गया कुल आवेश, दिया गया कुल आवेश, इसको साफ करते हैं, उसके बाहरी पृष्ठ पर बेटा कहाँ पर? बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। देखिए मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ डिस्टेंट, मैं कहने का प्रयास बेटा ये कर रहा हूँ, आप मेरे साथ ध्यान से कर लें। मान लिया बेटा कि ये कोई आपका, चलिए मैं इसको दूसरा यूज करता हूँ डिस्टेंट, कि मान लीजिए बेटा आपकी ये कोई गोलीय चालक है, क्या बेटा? आपका गोलीय चालक डिस्टेंट, क्या बेटा? ये गोलीय चालक डिस्टेंट, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे अगर कोई क्यू आवेश दूँ बेटा, क्या दूँ? क्यू आवेश दूँ, प्लस क्यू, ठीक है, तो वो कहाँ वितरित हो जाएगा? इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा बेटा? वितरित हो जाएगा। कहाँ वितरित हो जाएगा? पृष्ठ पर, यानी इसके बाहरी सरफेस पर, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कहा है किसी खोखले चालक को दिया गया कुल आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है बेटा? वितरित हो जाता है। यानी इसके भीतर अगर मैं यहाँ की बात करूँ इसके यहाँ पे, तो यहाँ पे आवेश नहीं रहता बेटा, कहाँ रहता है? इसके बाहरी पृष्ठ पर आवेश रहता है डिस्टेंट, ठीक है। अच्छा अब देखिए आगे लिखा गया यदि आर त्रिज्या के, हम इसी को आर, इसकी जो रेडियस मान लें क्या बेटा? आर मान लें, क्या मान लें बेटा? कैपिटल इसकी त्रिज्या हमने क्या मान लिया बेटा? आर मान लिया, क्या मान लिया? आर, ठीक है। और जिसे हमें कहते हैं प्लस क्यू चार दिया डिस्टेंट, ठीक है। तो देखिए यदि आर त्रिज्या के खोखले गोलीय चालक को क्यू आवेश दिया जाए बेटा, कौन सा कहते हैं? क्यू आवेश दिया जाए, तब उसका विभव कितना होगा? बी बराबर होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर के बराबर होता है स्टूडेंट। तो ये फार्मूला भी देखिए बेटा आपको देखा वाला है और मैं इसका प्रूफ भी मैं आपको प्रूफ करा चुका हूँ स्टूडेंट, ठीक है। यानी विभव का मेनली फार्मूला होता है बी इक्वल होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये फार्मूला भी आपने काफ़ी बार पढ़ रखा है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा तो ये पहली घटना थी जो पहला ही जो जिसपे ये जो जनित्र कार्य करता है उसकी पहली जो घटना वो ये है बेटा, जब किसी खोखले चालक को, ठीक है, आवेश दिया जाएगा तो आवेश उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात उसके भीतर आवेश नहीं होता डिस्टेंट, ठीक है। अच्छा दूसरा कारण ये है बेटा, इसकी दूसरी घटना ये है इम्पोर्टेंट कि किसी चालक से डिस्टेंट, ठीक है, वायु में वैद्युत विसर्जन, ठीक है, उस चालक के नुकीले सिरों की प्राथमिकता से होता है या नुकीले सिरों से आसानी से हो जाता है, चाहे ऐसे कह लीजिए स्टूडेंट। एक बार ध्यान से समझें कि लैंग्वेज अभी मैं देखिए डायग्राम से भी समझाऊंगा स्टूडेंट। पहले मैं इसकी दूसरी घटना आप लोगों को बता दूं कि किसी चालक से, ठीक है, वैद्युत विसर्जन मतलब बेटा आवेश का विसर्जन रहेगा, ठीक है, आवेश का बहना रहेगा वायु में, यानी वायु में वैद्युत विसर्जन यानी आवेश वायु में जो बहता है वो उसके नुकीले सिरों के प्राथमिकता से बहता है या नुकीले सिरों से ये कोई आसानी से बह जाता है, जबकि उसके सरफेस की बात करो तो वो चीज़ अलग है डिस्टेंट। देखिए मैं आप क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मान लीजिए डिस्टेंट कि आपके पास ये कोई चालक है, क्या बेटा? ये कोई, मान लीजिए मैंने चालक लिया डिस्टेंट, ठीक है। अब ये कोई चालक डिस्टेंट, तो देखिए आप ध्यान से देखें डिस्टेंट कि इस चालक में हम इसे मान लीजिए क्यों आवेश दें बेटा, क्या दें? क्यों आवेश दें, ध्यान से समझना। और नहीं आए तो देखिए मुझको बताना कि देखिए हमने इसको क्यों आवेश दिया। देखिए मैं आवेश अभी दूंगा, ये तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ डिस्टेंट, ठीक है। जब मैं ये कंडीशन करूँगा
देखिए ये मैंने ये कोई चालक बना दिया, और देखिए बेटा ये नुकीला भी चालक है, इसके कुछ विशेष स्थितियाँ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट, ठीक है। मान लीजिए बेटा ये कोई चालक है, क्या है बेटा ये चालक, यानी कोई का ये कंडक्टर है। अगर हम इसका बेटा क्यू आवेश दें, बेटा कौन सा दें, प्लस क्यू आवेश दें, कौन सा आवेश दें बेटा, प्लस क्यू आवेश अगर दें, तो आवेश आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो आवेश की जो क्वांटिटी बेटा इसके किनारों पर यानी कोनों पर ज़्यादा मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा आपको, किनारों पर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, आवेश की मात्रा इसके किनारों पर ज़्यादा मिलेगी। जबकि इसके ये जो एरिया है बेटा यहाँ पे, ये जो एरिया है यहाँ पे आवेश क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। अर्थात मेरा कहने का मतलब मेरा बेटा ये, यदि हम किसी नुकीले चालक को आवेश दें तो आवेश जो ज़्यादातर वितरित इकट्ठा होकर कहाँ आ जाता है उसके बेटा, कोनों पर आ जाता है बेटा, कहाँ आ जाता है, कोनों पर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्यों, देखिए आवेश कोनों पर इसलिए आता है, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने एक डेफिनेशन आपको समझाई थी, आवेश का पृष्ठ घनत्व आपको पढ़ाया था, एक टॉपिक क्या पढ़ाया था बेटा, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और जिसका फार्मूला हमने पढ़ाया था सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, जिसकी मैंने डेफिनेशन बताई थी, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाती है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट। इसका वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। देखिए अगर ए का मान बेटा जितना कम होगा, ए का मान जितना कम होगा स्टूडेंट, ठीक है, ए का मान जितना कम होगा सिग्मा का मान बेटा उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखिए इसकी बात करिए, ये क्या बेटा, इसके नुकीले सिरे, तो नुकीले सिरे पर मान लीजिए यहाँ एरिया तो बहुत कम है बेटा, एरिया क्या है यहाँ पे बेटा, बहुत कम है। जब एरिया यहाँ पे बहुत कम है, और ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट मैंने जो डार्क कर रखे हैं डिस्टेंस, ये एरिया बहुत बड़ा है, ये भी एरिया बहुत बड़ा और ये भी एरिया बहुत बड़ा डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन बात करें इसके नुकीले सिरों पर, तो एरिया बेटा क्या है, ये बहुत छोटा है। एरिया जब बेटा बहुत छोटा है, यानी ए का मान क्या बेटा, बहुत छोटा है। एरिया को मतलब ए समझिए, क्षेत्रफल क्या बेटा, बहुत कम है डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होगा कि आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होगा, यानी जो किनारों पर जो आवेश जो सबसे ज़्यादा वितरित होगा वो कहाँ वितरित होगा, इसके नुकीले कोनों पर वितरित होगा। आई होप को आपको समझ में आ रहा होगा। यानी मैं इस चालक को जब आवेश दूंगा डिस्टेंस, ठीक है, तो आवेश सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा, इसके नुकीले सिरों पर रहेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जहाँ आवेश वहाँ ज़्यादा रहता है बेटा, आवेश का पृष्ठ घनत्व आवेश वहाँ ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे उसका एरिया सबसे कम होता है डिस्टेंस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर समझें कि आवेश बेटा उस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा होगा जहाँ पर आवेश का जहाँ पर आपका क्षेत्रफल सबसे कम होगा डिस्टेंस। मान लीजिए कि मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ कि मान लीजिए अपने पास कोई ये चालक है, ये चालक ले स्टैंड, ठीक है। अब मैं इसको मान लीजिए आवेश दे रहा हूँ, मान लीजिए आवेश दिया, ये आवेश दिया, ये आवेश दे रहा हूँ, ठीक है स्टैंड, ध्यान से समझ स्टैंड। अब देखिए ये कोई चालक मान लीजिए, क्या ये बेटा, ये कोई चालक, ठीक है। अब देखिए आप देख रहे होंगे स्टैंड, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे आवेश, यहाँ पे आवेश, तो यहाँ पे आवेश क्या बेटा बहुत दूर दूर है, यानी आवेश क्या यहाँ पे कम है। लेकिन बेटा इस कोने पे देखिए, ये क्या बेटा नुकीला सिरा, ये क्या बेटा इसका नुकीला सिरा है। तो इस नुकीले सिरे पर जो एरिया है बेटा, अगर मैं यहाँ पे कोई रेडियस लेकर यहाँ पे उसका वृत्त खींचूँ तो एरिया निकल आएगा आपका। तो यहाँ पर जो एरिया होगा बेटा क्या होगा, बहुत कम होगा डिस्टेंस, ठीक है स्टैंड। तो इस जहाँ पे एरिया बहुत कम होता है डिस्टेंस, तो वहाँ पे आवेश सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जहाँ पे आवेश, जहाँ पे क्षेत्रफल सबसे कम होता है कि चालक का जो एरिया सबसे कम होगा डिस्टेंस, ठीक है, एरिया सबसे कम होगा उस पॉइंट पर आवेश का होगा सबसे बेटा ज़्यादा होगा, यानी आवेश की क्वांटिटी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। यही बात इसमें कह गई है। यानी किसी आवेशित चालक से, किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन, वैद्युत विसर्जन का मतलब बेटा आवेश के बहने से है वायु में, ठीक है, उसके तीक्ष्ण नुकीले सिरों से आसानी से हो जाता है। यानी जितना आवेश सबसे ज़्यादा अगर वायु में आवेश फैलेगा डिस्टेंस, तो सबसे पहले कहाँ से फैलेगा, यहाँ से, कहाँ से फैलेगा, यहाँ से फैलेगा, क्योंकि बेटा आवेश की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा है डिस्टेंस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि बेटा इस एरिया पर देखें इसे, तो ये एरिया इसकी अपेक्षा बहुत कम है डिस्टेंस। जब एरिया कम है तो यहाँ पे चार्ज बेटा क्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है स्टूडेंट। जब यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा है तो बेटा सबसे ज़्यादा आवेश कहाँ से, वायु ये मान लीजिए यहाँ सब क्या वायुमंडल है, तो आवेश सबसे ज़्यादा कहाँ से वितरित होगा बेटा, इस पॉइंट से सबसे ज़्यादा वितरित होगा वायु में, ठीक है। तो यही इस बात को यहाँ पे समझा गया बेटा। इसकी दूसरी घटना बेटा ये है, किसी आवेश चालक से वायु में आवेश का या वैद्युत विसर्जन, ठीक है, क्या होता है, उस चालक के तीक्ष्ण नुकीले सिरों के माध्यम से होता है, ठीक है, यह नुकीले सिरों से आसानी से हो जाता है, ठीक है। देखिए मैंने आपको यही समझाने का प्रयास किया था। अगर मैं इसमें इस डायग्राम से समझाऊं तो ये जो इसके नुकीले सिरे बेटा ये, ठीक है, यहाँ पे एरिया क्या बेटा बहुत कम है डिस्टेंस। तो अब वायु मान लीजिए यहाँ पे क्या ये वायु है, क्या है ये वायु, ठीक है। तो आवेश का वायु में जब विसर्जन होगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ से होगा बेटा, वो कोनों से होगा, ना कि यहाँ से। यहाँ से क्या होगा बेटा, कम होगा, जबकि यहाँ से बहुत ज़्यादा होगा डिस्टेंस, ठीक है। ऐसा क्यों है कि बेटा ये
हमने देखा सूत्र के माध्यम, जहाँ एरिया ज़्यादा सबसे ज़्यादा कम होगा, तो एरिया कहाँ कम होगा बेटे, इसके कोनों पर कम होगा। आई होप आपको समझ रहा होगा, एरिया कहाँ होगा, इसके कोनों पर, ये जो नुकीले सिरे होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे हाथ में बेटा ये मार्कर है, मार्कर का ये भी एरिया लेकिन सबसे कम एरिया कहाँ होगा बेटा, पेंसिल की नोक देखी होगी आप लोगों ने, तो नोक का जो एरिया होता है वो सबसे कम होता है ना। और जहाँ सबसे कम हो, जहाँ अब नोक का जो एरिया बेटा, पेंसिल की नोक समझिए, आप ऑब्जर्व करिए मैं कहने का प्रयास करूँ, तो पेंसिल की नोक का जो एरिया होता है सारे पेन की अपेक्षा कुछ सबसे ज़्यादा कम होता है स्टूडेंट, ठीक है। जब सबसे कम, तो उसी नोक पर चार्ज जो होगा वो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। और जब वहाँ पे चार्ज सबसे ज़्यादा होगा तो अगर उसकी पेंसिल की नोक पर आवेश लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आवेश क्या हो जाएगा बेटा, वायु में फैलने लगेगा, ठीक है। और वायु में फैलने, आवेश का वायु में बहने क्या कहलाता है बेटा, वैद्युत विसर्जन कहलाता है स्टूडेंट। तो इसको यहाँ कहा गया किसी आवेश चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके तीसरे नुकीले सिरों से आसानी से होता है, अर्थात आवेश का परिवहन कितना बेटा, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A होता है स्टूडेंट, ठीक है। यानी कहने मतलब मेरा है, जहाँ पे जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर एरिया सबसे कम होगा स्टूडेंट, वहाँ पे आवेश सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, आवेश वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। और जब जहाँ पे सबसे ज़्यादा आवेश होगा, ठीक है, तो वहाँ से आवेश सबसे ज़्यादा वायु में हो जाएगा बेटा, विसरित हो जाएगा, अर्थात वहाँ से आवेश का जो विसरण वायु में होने लगेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे ये समझेगा स्टूडेंट। तो ये था बेटा इसका दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट आई होप कि आपको समझ में आ चुके हैं स्टूडेंट। अब ये तो बात है बेटा इसके सिद्धांत की। सिद्धांत को हमने देखा कि ये दो घटनाओं पर काम करता है। पहली घटना थी कि यदि किसी खोखले चालक को आवेश दिया जाए स्टूडेंट, तो आवेश उसके बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। दूसरी घटना ये थी, यदि किसी चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन, मतलब वायु में आवेश का बहना उसके नुकीले सिरों से सबसे पहले होता है और सबसे ज़्यादा होता है। अर्थात ऐसा क्यों होता है बेटा, नुकीले सिरों पर क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, सबसे कम होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये दो घटनाएं थी स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब आती है स्टूडेंट इसकी संरचना। इसकी बेटा संरचना क्या है, अगर बेटा आप NCERT की बुक की उठा करके देखो अभी, तो उसमें इसकी जो संरचना है बेटा बहुत भारी कम भरकम संरचना है, बहुत भारी कम इसकी क्या क्रियाविधि दे रखी है। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए अपने माइंड से कुछ थ्योरी सेट की है स्टूडेंट, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसको नोट कीजिए। तो मैं मानता हूँ कि आपको ये अच्छा बेहतर समझ में आएगा अपनी। क्यों ऐसा कि मैंने इसलिए किया बेटा, मैंने देखा कि NCERT वाली बुक में आपके 12th क्लास की, ठीक है, इसकी जो संरचना है बेटा बाइंड डायग्राफ की और इसकी क्रियाविधि बहुत भारी भरकम है, यानी बहुत बड़ी है स्टूडेंट, ठीक है। आपको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका शॉर्ट मेथड, ठीक है, मैंने कुछ अपना माइंड यूज करके बनाई है। यानी संरचना इसकी देखिए, संरचना में क्या लिखना है बेटा, देखिए ध्यान से समझें। संरचना में ये है बेटा कि समझे ध्यान से कि इस संरचना इस प्रकार की होगी, देखो बेटा कि इसमें जो एक गोला S होता है बेटा, S ये धातु का एक चालक गोला होता है, ठीक है स्टैंड। और ये जो आपको A और B दिख रहे हैं क्या है, ये ऊर्ध्वाधर स्टैंड और ये बेटा अचालक स्टैंड है। यानी ये तो चालक है गोला जिसे हमने S कहा स्टैंड, ठीक है, ये तो चालक है, लेकिन ये काय प्रकार दो ऊर्ध्वाधर स्टैंडों पर रखा है, जो दोनों क्या है बेटा, अचालक स्टैंड है, ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब हमने ये जो आपने लिया है जो गोला ये, ठीक है स्टैंड। अब इसमें क्या होती है, एक रबड़ की, या तो रबड़ कीजिए या सिल्क कहिए, तो इसमें एक इसकी रबड़ की क्या होती है, सिरहीन डोरी होती है बेटा, सिरहीन डोरी होती है, यानी इसका कोई सरा नहीं होता। मान लीजिए जैसे आपने चक्की देखी होगी, चक्की पे पटा चलता है, क्या चलता है बेटा, पटा चलता रहता है, तो वो क्या होता है बेटा, उसके अंदर कोई सिरा होता ही नहीं है ना, वो होता है बिल्कुल क्या, वृत्ताकार ही होता है ना, क्या होता है बेटा, वृत्ताकार। तो इसी प्रकार से देख लीजिए, मान लीजिए कि ये दो घिरनियाँ हैं, एक P1 है बेटा, एक P2 है, और ये घिरनियों पर एक क्या बेटा, एक डोरी इस टाइम से चलती रहती है, रबड़ की क्या है बेटा, ये डोरी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। और ये एक मोटर की सहायता से चलाई जाती है बेटा, क्या चलाई जाती है, मोटर की सहायता से चलती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी संरचना मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें एक धातु का एक बड़ा गोला S होता है स्टूडेंट, ठीक है, और जो दो ऊर्ध्वाधर अचालक स्टैंडों पर सधा रहता है, ठीक है। इसमें एक सिरहीन डोरी होती है जो दो घिरनियों, ये P1 है बेटा, ये P2 है, दो घिरनियों P1 और P2 से होकर गुजरती रहती है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें दो चालक होते हैं, चालक कौन कौन से, मान लीजिए एक C1 और एक बेटा C2 स्टूडेंट, जबकि इसे बेटा कंगा भी कह देते हैं, कंगा है ना, बहुत सी बुकों में से कंगा नाम से पढ़ा गया। मान लीजिए एक चालक बेटा C1 है, एक चालक क्या है बेटा C2। C1 जो है बेटा पृथ्वी के तल में है, यानी नीचे की ओर है, और C2 जो है बेटा इस ये जो गोला है इसके सेंटर पर स्टैंड। आइए आपका क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टैंड। तो ये तो इसकी संरचना होगी, ठीक है। संरचना बिल्कुल छोटी सी देखिए बेटा स्टैंड, आपको अगर ये प्रेजेंटेशन अगर अच्छी लगती है तो संरचना केवल बात बेटा आप इतनी तरह से वही बात है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया स्टैंड। अब बात आती है बेटा इसकी क्रियाविधि, यानी ये वर्ग कैसे करता है स्टैंड, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया
कि इसकी सहायता से बहुत मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और उस मिलियन वोल्ट से जो प्राप्त विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, आवेशित कणों को, विशेषकर वो कौन से कण होंगे, धनावेशित, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ठीक है, गतिमान करेंगे और गतिमान करने के बाद उनकी ऊर्जा में हम वृद्धि करेंगे स्टूडेंट। तो ये तो इसका यूज है, ठीक है। तो मेनली काम तो इसका ये होता है, लेकिन कैसे काम करता है उसकी और बात कर लो, ठीक है। काम देखिए, मैंने क्रियाविधि के लिए देखिए मैंने आपको हेडिंग लगा रखी है क्रियाविधि, ठीक है। क्रियाविधि में देखिए मैंने बहुत शॉर्ट तरीके में आपको फुल बात समझाने का प्रयास किया स्टूडेंट, ठीक है। क्रियाविधि में क्या देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, ये देखिए ये क्या बेटा, चालक C1, चालक C1 स्टूडेंट, ठीक है। और एक बात याद रखें स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये जो मैंने चालक C1 लिया है, इसको देखने में आपको कुछ ऐसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है स्टूडेंट, देखिए मैं आपको बनाने का प्रयास करता हूँ, ये ठीक है। ये जो C1 मैंने चालक लिया बेटा, ये देख के ध्यान से समझें, तो कुछ ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है स्टूडेंट। यानी जो ये चीज़ दी है आपको, जो डॉट डॉट हो रही है, डार्क मैंने कर दिया ब्लैक कलर से स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन वो रियल में कंडीशन क्या है बेटा, वो ये है, ठीक है। अब ये चालक इस प्रकार का है बेटा कि देखिए, इसमें इन एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे एरिया, ये एरिया ज़्यादा है, और इसका जो न्यूक्लियस एरिया की बात करूँ तो न्यूक्लियस एरिया क्या बेटा, बहुत कम है स्टूडेंट, ठीक है। जो यानी जो मैं अभी यहाँ पे बात बताने का प्रयास कर रहा था, तो ये तो बात बेटा रफली थी, है ना, जो मैं आपको समझा रहा था। आप अपने क्रियाविधि में आए रहे हैं तो समझे इस चीज़ को। तो मान लीजिए जो C1 इसका जो फिगर है स्टूडेंट, वो इस प्रकार का स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसके न्यूक्लियस एरिया को देखिए, यानी ये जो नुके हैं ये इसकी, ठीक है, ये न्यूक्लियस एरिया, यहाँ पे एरिया वो क्या बेटा, बहुत कम है, जबकि यहाँ पे एरिया कुछ ज़्यादा है स्टूडेंट, ठीक है। आप वैसे भी देख रहे हैं कि एरिया आपको दिख रहा है, जो त्रिभुज दिख रहे हैं बेटा आपके यहाँ पे, जो क्षेत्रफल है ज़्यादा है, जबकि इसके किनारों पर, सॉरी नुकों पर एरिया बहुत कम है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है बेटा, इसको समझो। इसमें जो चालक C1 है स्टूडेंट, तो इसको हाई वोल्टेज सोर्स यानी हाई टेंशन सोर्स यानी उच्च विभव से जोड़ दिया था, उच्च विभव वाली सोर्स से जोड़ दिया था, यानी समझें, यानी ये जो आपका चालक C1 है स्टूडेंट, इसको कनेक्ट कैसे कर देते हैं, ये जो HTS लिखा, हाई टेंशन सोर्स यानी उच्च विभव वाले सोर्स से जोड़ दिया गया। और बेटा कौन से सिरे जोड़ा गया, धन टर्मिनल से जोड़ा गया। किस जोड़ा गया बेटा, धन टर्मिनल, यानी जो हाई टेंशन सोर्स यानी HTS है, ठीक है स्टूडेंट, इसका जो धन सिरा है वो चालक C1 से कनेक्ट किया गया है। या यूँ कहिए कि चालक C1 को हाई टेंशन सोर्स के यानी HTS के धन टर्मिनल से जोड़ा गया, और जबकि इसके ऋण सिरे को क्या गया बेटा, पृथ्वी से रिलेट कर देगा, अर्थात संबंधित कर देगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, जब बेटा यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज लगाया जाता है इस चालक पर, ध्यान से समझें, हाई टेंशन सोर्स, इसका मतलब क्या, उच्च विभव वाला स्रोत, ठीक है स्टूडेंट। यानी यहाँ से बहुत हाई वोल्टेज मिल रहे हैं, किसको, इस चालक को मिल रहा है स्टूडेंट। जब वोल्टेज इसको बहुत हाई मिल रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत हाई हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वोल्टेज समानुपाती किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, यानी विद्युत क्षेत्र का होता है, ठीक है। तो जब विद्युत क्षेत्र यहाँ पे आएगा, तो जब ये प्लस से जुड़ा, इस बात को विशेष याद रखें बेटा, ये जो चालक C1 है बेटा प्लस से जुड़ा है, ना कि माइनस से जुड़ा है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो जब ये प्लस से जुड़ा है, तो ये जो चालक C1 है बेटा अपने चारों ओर क्या कर देता है बेटा, आयन उत्पन्न कर देता है। क्या कर देता है बेटा, आयन, और आयन में बेटा कौन से, धनायन उत्पन्न कर देता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ऋणायन जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं बेटा, पृथ्वी में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बेटा, पृथ्वी में चले जाते हैं। इस बात को ध्यान से रखना भी, है ना, ध्यान रखना भी। यानी जब हम चालक C1 को उच्च विभव वाले स्रोत के धन सिरे से जोड़ते हैं, तो चालक C1 क्या करता है, अपने चारों ओर क्या कर देता है बेटा, आयन उत्पन्न कर देता है। और आयन कौन से होते हैं बेटा, वो धनायन होते हैं, ठीक है। और देखिए सब धनायन है, तो इनमें कौन सा बल रहेगा बेटा, सब प्लस के हैं, सब यानी इनका आवेश बिल्कुल सेम है, यानी प्लस है। और जब प्लस प्लस क्या होते हैं एक दूसरे में बेटा, क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या लगता है बेटा, प्रतिकर्षण बल। कहने का मतलब मेरा बेटा ये कि चालक C1 और इन धनायनों के बीच क्या लगने लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या लगने लगता है, प्रतिकर्षण। बात को आप समझ रहे होंगे, सारे क्या बेटे पॉजिटिव चार्ज है, और इनमें एक दूसरे से क्या लगा, प्रतिकर्षण बल ही लग रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। होता क्या है बेटा, जब ये धनायन उत्पन्न करता है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो इसके पास में ये डोरी चल रही है, मैं अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, इस टाइप की डोरी, ठीक है। जो धनायन इससे उत्पन्न होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो वो धनायन इस डोरी की सहायता से कहाँ जाते हैं, ऊपर की ओर जाने लगते हैं। कहाँ जाने लगते हैं बेटा, ऊपर की ओर जाने लगते हैं। ध्यान से समझना स्टूडेंट, ये कैसे कार्य करता है हम वो आपको बता रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में बेटा हम ये भी बताएंगे कि ये आज वर्तमान में यानी कहाँ पे ये रखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान से समझें कि जब इसको बहुत हाई वोल्टेज वाले स्रोत से जोड़ा जाता है, तो इसके चारों ओर क्या होते हैं, स्थान में क्या होते हैं बेटा, आयन उत्पन्न जाता है, वो धनायन होते हैं, ठीक है।
और धनायन यानी सब प्लस के हैं तो उनमें क्या होता है बेटा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है इन प्लस प्लस के बीच में, ठीक है, प्लस के और इस मान लीजिए ये जो C1 है चालक के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब जो धनायन उत्पन्न हुए बेटा, तो ये जो देखिए आपको जो रबड़ की ये डोरी चल रही है बेटा, ये जो सेलेहिन डोरी लिखा है मैंने, तो ये डोरी किसी मोटर की सहायता से ऐसे ली लगातार, ठीक है। तो सारे धनायन कहाँ जा रहे हैं बेटा, ऊपर की ओर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बेटा, ऊपर की ओर, इस डोरी की सहायता से डिस्टेंस। अब जब ये ऊपर की ओर जा रहे हैं बेटा, तो आप देखेंगे चालक C2 लिखा है बेटा, चालक C2 है, ये चालक C2 इस डोरी को क्या है बेटा टच किए हुए रहता है, अर्थात स्पर्श किए हुए रहता है। यानी कहने का मतलब मेरा बेटा ये जो C2 है बेटा, इस डोरी को क्या रहता है बेटा छूता रहता है, अर्थात इसको स्पर्श किए हुए रहता है डिस्टेंस, ठीक है। तो जो आवेश जो आयन होते हैं बेटा, ठीक है, इस चालक C2 को के पास पहुंचते हैं, तो ये क्या जो चालक C2 बेटा इन आयनों को क्या लेता है बेटा कलेक्ट कर लेता है, अर्थात इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। और इकट्ठा करने के बाद उसको कहाँ ट्रांसफर कर देता है बेटा, ये जो एक बहुत बड़ा गोला S होता है, क्या होता है बेटा S, ठीक है। तो इस आवेश को ये जो आयन आ रहे हैं बेटा वो कहाँ इस इन आयनों को कहाँ भेज देता है बेटा, यानी सारे प्लस चार्ज का बेटा गोले के पृष्ठ पर भेजता जाता है स्टैंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर समझें, सारी क्रियाविधि बेटा यही है, ध्यान से समझें कि जब चालक C1 को, ठीक है, उच्च विभव वाले स्रोत के धन सिरे से जोड़ा जाता है, तो ये चालक C1 अपने चारों ओर क्या कर देता है, धनायन उत्पन्न कर देता है, क्या करता है, धनायन उत्पन्न कर देता है, ठीक है। सब पे प्लस चार्ज है, इसलिए सब में क्या लगता है बेटा प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं डिस्टेंस, ठीक है। जब दूर भागते हैं बेटा, तो ये इस डोरी की सहायता से, जैसे डोरी मोटर की सहायता चल रही है, तो कि डोरी की सहायता से बेटा ऊपर जाने लगते हैं, कहाँ जाने लगते हैं, ऊपर जाने। अब ये जो ऊपर जाएंगे बेटा, तो ये जो चालक C2 है, इसके जो न्यूक्लियर सिरे डिस्टेंस क्या है बेटा, न्यूक्लियर सिरे डिस्टेंस, तो ये से इस पर टच हो जाते हैं जाकर, इसके जब न्यूक्लियर सिरों पर ये धनायन टच हो जाएंगे, तो ये चालक C2 बेटा, ध्यान से समझें, ये चालक C2 है, इन धनायनों को, ठीक है, कर लेगा बेटा, इकट्ठा कर लेगा, और इकट्ठा करने के बाद इनको कहाँ ट्रांसफर कर देगा बेटा, ये इसके ये जो गोलीय चालक है बेटा आपका, ये आपको खोखला चालक दिख रहा है S, ठीक है, इसके भारी पृष्ठ पर स्थानांतरित कर देगा स्टैंड, ठीक है। अब ये क्रिया लगातार बेटा चलती रहती है, ये क्रिया बेटा लगातार चलती रहती है, तो जब चलती रहेगी तो आवेश यहाँ से निरंतर ऊपर की ओर जाता रहेगा, और जब निरंतर जाता रहेगा तो चालक C2 जितना आवेश इसके पास आएगा तो वे कहाँ भेजता रहेगा, इस पृष्ठ के ऊपर आवेश को भेजता रहेगा, अर्थात बहुत सारा जब ये घटना लगातार चलती रहेगी स्टैंड, ठीक है, तो इस गोले पर क्या हो जाएगा, इस जो खोखला गोला बेटा ऐसे इस पर आवेश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती चली जाएगी डिस्टेंस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जब नीचे से निरंतर चार्ज ऊपर को जा रहा है डिस्टेंस, और ये चालक C2 जो आने वाला चार्ज है सबको कहाँ भेज रहा है बेटा, इस गोले के पृष्ठ पर भेज रहा है। तो जैसे जैसे इस गोले के पृष्ठ पर आवेश की मात्रा बढ़ती चली जाएगी डिस्टेंस, ठीक है, तो इस चालक गोले का ये जो गोला है आपका बेटा S, खोखला गोला S, इसका वोल्टेज क्या होता है बेटा, बहुत हाई होता चला जा रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर समझिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जितना इसको चार्ज मिल रहा है धनायनों के रूप में, ठीक है स्टैंड, तो वो चार्ज कहाँ आ रहा है, इस जो गोला S है इसके बाहरी पृष्ठ पर आ रहा है स्टैंड, और जैसे जैसे इस पर आवेश की मात्रा बढ़ती चली जा रही है स्टैंड, ठीक है, तो जब आवेश की मात्रा जब बढ़ती चली रही है तो इस गोले का जो बेटा बहुत हाई होता चला जा रहा है, अर्थात तो यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज होते चले जा रहे हैं स्टैंड, ठीक है। और एक स्थिति बेटा ऐसी आ जाती है, जब ऐसी स्थिति आएगी जितना आवेश समझना मेरी बात ध्यान से बेटा, कि जितना आवेश यहाँ से इसको यहाँ तक ट्रांसफर हुआ और यहाँ से यहाँ पाया, तो अब होगा क्या बेटा कि जब ये गोले पर इतना आवेश हो जाएगा कि आवेश को बेटा भी संभाल नहीं पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा बेटा, संभाल नहीं पाएगा। तो ये जो चार्ज बेटा ये आ रहा है इसके पृष्ठ पर, अब क्या आएगा बेटा, ये यहाँ पे फैलने लगेगा, कहाँ फैलने लगेगा बेटा, वायु में। ये क्या बेटा, वायु है, क्या है यहाँ पे, वायु। ध्यान से समझें डिस्टेंस में कहने का क्या प्रयास कर रहा हूँ, ये क्या है, ये वायु। यानी जब इसको निरंतर चार्ज लगातार मिलता चला जा रहा है, ठीक है, तो अब उसकी सीमा से कुछ ज़्यादा चार्ज हो गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आवेश कहाँ जाने लगा बेटा, इसके चारों ओर के वायुमंडल में फैलने लगा, और इसी को बेटा बोलते हैं वैद्युत विसर्जन। वायु में वैद्युत विसर्जन, यानी आवेश का वायु में बहना ही क्या कहलाता है बेटा, आपका वायु में वैद्युत विसर्जन कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टैंड, ठीक है। और ये घटना कैसे घटित हुई बेटा, सीधी सीधी बात आपको समझ में आई होगी कि यहाँ से निरंतर चार्ज जब इसको मिलता चला जा रहा है बेटा, तो चालक C2 बेटा इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है, और जब यहाँ पर ट्रांसफर करते इतना चार्ज हो गया कि इस जो चालक है बेटा आपका जो खोखला चालक है S, इसकी क्षमता इतनी नहीं रही कि आवेश को अभी सहन कर सके और ज़्यादा, तो इसने क्या किया, आवेश को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसको वायु में इसको ट्रांसफर कर दिया स्टैंड, ठीक है। लेकिन जब इसने इसको ट्रांसफर किया होगा तो इस समय इसके वोल्टेज बेटा बहुत हाई रहे होंगे, ठीक है। और ये बताया जाता है लगभग इसका जो वोल्टेज रहता है वो कितना रहता है, 3 × 10⁶ वोल्ट के बराबर रहता है बेटा ये विभव। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यानी
जब इसका आवेश का वायु में क्षरण होता है अर्थात वायु में इसका विसर्जन होता है तो इस गोले एस का जो वोल्ट कितना विभव कितना होता है, लगभग 3 × 10⁶ वोल्ट के बराबर हो जाता है स्टूडेंट। अर्थात ये बेटा बहुत बड़ा विभव है। अब 3 क्या होगा बेटा, 6 जीरो लगाओगे आप लोग तो ये बेटा बहुत बड़ी मान निकल के आएगा, है ना। कहने का मतलब मेरा ये है, देखिए 1 2 3 4 5 6 इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कहने का मतलब बेटा इस गोले के बाहरी सतह पर लगभग 30 कितना बताया मैंने, देखिए इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 30 लाख वोल्टेज आ जाते हैं यहाँ पे। कितने लाख वोल्टेज आते हैं बेटा, 30 लाख वोल्टेज यहाँ पर इस गोले पर आ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब ये 30 लाख वोल्टेज यहाँ पर आ गए होंगे डिस्टेंस तो आपको समझा कि इस गोले का विभव जो बेटा बहुत हाई हो चुका है बेटा। और बांड डायग्राफ का बेटा यही तो काम था, बांड डायग्राफ का इस मशीन का यही तो काम था कि आवेश को बहुत मिलियन इलेक्ट्रॉन, बहुत मिलियन वोल्ट तक बढ़ाया जाए डिस्टेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए आवेश अब जो वोल्टेज है इस गोले का कितना हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो यही आपको इस माध्यम इस डायग्राम से आपको समझाया गया था। यानी बांड डायग्राफ का जो मेनली काम है बेटा वो यही काम है कि इसको इसकी सहायता से क्या जाता है, बहुत मिलियन वोल्ट का विभव उत्पन्न किया जाता है स्टूडेंट। और इसका जो मान लगभग बेटा कितना आता है, 3 × 10⁶, यानी कितना अभी मैंने बताया था आपको, 30 लाख इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 30 लाख वोल्टेज कितने होते हैं ना, बहुत होते हैं ना। यानी स्टूडेंट अपने घरों में जो आने वाली लाइट होती है तो वो वहाँ पे 200 वोल्टेज भी ढंग से नहीं आ पाते हैं ना, 200-250 वोल्टेज भी बेटा सही नहीं आ पाते। और ये बात चल रही बेटा 30 लाख वोल्टेज, ये बहुत हाई वोल्टेज हो गया है ना। तो यही काम था बेटा किसका, बांड डायग्राफ का। यानी बांड डायग्राफ बेटा एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से कुछ मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। और जब ये विभवांतर इतने हाई हुए हैं तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बेटा, तो बेटा बहुत हाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा बहुत हाई होगा डिस्टेंस। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके जैसे आवेशित करने धनायन है, धनायन में जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, किसी टारगेट पर मारा जाता है। कहाँ मारा जाता है बेटा, किसी टारगेट पर मारा जाता है। ठीक है, जब टारगेट मारा जाएगा तो उनका जो वेग होगा वो बेटा बहुत हाई होगा डिस्टेंस। ठीक है, अब हाई क्यों होगा, देखिए आइए मैं आपको एक समझाता हूँ, ओरल समझाता हूँ। वैसे तो समझाने की बात थी, तो डायग्राम बेटा आप ये बना सकते हैं, थ्योरी बेटा आप ये लिख सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था डिस्टेंस। तो अब देखिए, अब मैं आप लोगों को बेटा ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब इतने वोल्टेज पर कोई आवेशित कण गति करेगा तो उसका वेग आप ऑब्जर्व करना कितना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इसको देखिए रफली कर रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। चलिए रफ कर देता हूँ मैं इसको। तो स्टूडेंट एक बात याद रखें, अपने क्वेश्चन से रिलेटेड भी जो बातें थी वो हो चुकी हैं, लेकिन एक थोड़ा सा बात मैं ये बताना चाहूँ कि जब इतने वोल्टेज, कितने वोल्टेज बेटा, इतने वोल्टेज किसी को मिलेंगे इलेक्ट्रॉन पर, है ना, तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए बेटा, ध्यान से समझे मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, मान लीजिए बेटा ये कोई चालक तार है, क्या बेटा ये कोई चालक तार है। ठीक है, क्या बेटा ये कोई चालक तार है। अब इस चालक तार का कनेक्शन मैंने कर दिया किसी बैटरी से, किससे कर दिया बेटा, बैटरी से कर दिया। कितने से कर दिया बेटा, बैटरी से कर दिया। जब मैं जिसका कनेक्शन बेटा बैटरी से करूँगा स्टूडेंट, ठीक है, अगर ये बैटरी बेटा चार्ज है, अगर ये बैटरी बेटा क्या है, चार्ज है। ठीक है, ये मान ली प्लस से रहा है बेटा, क्या ये माइनस से रहा है। ठीक है, अगर ये बेटा ये बैटरी अगर ये आपकी चार्ज है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे, अर्थात इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अगर ये बैटरी बेटा चार्ज नहीं है, अगर ये बैटरी बेटा चार्ज नहीं है, यानी बी का मान क्या है बेटा, 0 है, यानी इस बैटरी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है ना। तो हम जानते हैं कि जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो विभव भी 0 होगा, क्योंकि बेटा विभव क्या होता है, आवेश के तो समानुपाती होता है। यानी बी जो समानुपाती होता है बेटा किसके समानुपाती, आवेश के समानुपाती होता है। ये भी हम लोगों को आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चरों में पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है, यानी इसके अंदर कुछ भी आवेश नहीं है, यानी इसका आवेश नहीं है तो बेटा इसकी वोल्टेज क्या है बेटा, 0 है। जब वोल्टेज बेटा 0 और आप यहाँ पे इस तारे पे इस बैटरी को जोड़ोगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो गति नहीं करेंगे स्टूडेंट। क्यों नहीं गति करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को कोई ऊर्जा यहाँ से नहीं मिल पा रही है। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज का मान क्या बेटा, 0, यानी बैटरी क्या बेटा बिल्कुल क्या निरावेशित है, उसके अंदर 1 वोल्ट का विभवांतर भी नहीं है। ये शून्य, कितने विभवांतर बेटा, 0 वोल्ट, यानी 1 भी वोल्ट का विभवांतर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप को समझ में आ रहा। अब एक कंडीशन तो ये हुई कि जब हमने इसको ऐसी बैटरी से जोड़ा जब ये आवश्यक नहीं थी। अब मान लीजिए कि इस बैटरी का जो विभव हमने बढ़ा दिया, क्या कर दिया बेटा, बढ़ा दिया। मान लीजिए ये 2 वोल्ट कर दिया बेटा, कितने वोल्ट कर दिया बेटा, 2 वोल्ट हमने इसका विभवांतर कर दिया। जब हमने 2 वोल्ट इसका विभवांतर किया बेटा तो अब ये इलेक्ट्रॉन
इनको क्या मिल जाएगी बेटा, एनर्जी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटा, एनर्जी मिल जाएगी। तो ये क्या करेंगे बेटा, गति करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे बेटा, गति। याद रखें इलेक्ट्रॉन जो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गति करते हैं, और धारा जो बहती है बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम पढ़ाएंगे आपको इससे अगले लेसन में स्टूडेंट। ठीक है, यानी जब हमने इसको विभवांतर लगाया 0 वोल्ट का तो इन्होंने कोई गति नहीं करी। आई होप का क्वेश्चन में आ रहा होगा। और जब हमने इसको विभवांतर 2 वोल्ट का लगाया स्टूडेंट, ठीक है, तो अब इसको क्या मिली बेटा, जो इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर उसको क्या मिल गई बेटा, एनर्जी मिल गई। क्या मिली, एनर्जी मिली। ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने चलना प्रारंभ किया। चलो मान लीजिए किसी व्यक्ति चले होंगे। अब मान लीजिए कि हमने इसको कितना वोल्टेज दिया, इतना वोल्टेज दिया बेटा। कितना वोल्टेज दिया, 30 लाख वोल्टेज दी। कितने दी बेटा, 30 लाख। बात को समझना स्टूडेंट। ठीक है, जब हमने इसको 30 लाख वोल्ट दिए होंगे, ध्यान से समझना स्टूडेंट, तो आप ये ऑब्जर्व करो कि इलेक्ट्रॉन कितनी फास्ट गति से इस तार के अंदर गति करे होंगे स्टूडेंट। आई होप का क्वेश्चन में आ रहा होगा कि जब हम इस तार को 30 लाख वोल्टेज वाली बैटरी से जोड़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है, आई होप का क्वेश्चन में आ रहा होगा, तो इन इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा बेटा बेटा बहुत हाई होगा स्टूडेंट। यानी अगर किसी इलेक्ट्रॉनों को किसी टारगेट पर मारेंगे स्टूडेंट, ठीक है, ये हम कुलीज नदी का अभी जो आपको टॉपिक आएगा उसमें पढ़ाएंगे स्टूडेंट, कैसे टारगेट पर मारा जाता है। सब व्याख्या मिलेगी बेटा आपके इसी चैनल पर स्टूडेंट। ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड बेटा किसी भी टॉपिक का आपको कोई भी डाउट हो स्टूडेंट तो कभी भी कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा कि जब हम इस चालक को 30 लाख वोल्टेज की बैटरी से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का वेग जो होगा बेटा वो इस चार्ज के अंदर बहुत हाई हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहा गया है बॉन्ड डायग्राम का बेटा यही मेन काम है कि इसकी सहायता से पहले किया गया था बहुत हाई मिलियन वोल्टेज का विभव उत्पन्न किया था, फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कणों को गतिमान करके उनकी ऊर्जा को बढ़ाने में किया जाता है स्टूडेंट, अर्थात उनकी ऊर्जा को बढ़ाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप कि आज के वीडियो लेक्चर में जो मैंने आपको समझाया है बॉन्ड डायग्राम की संरचना और इसकी क्रियाविधि का आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया बेटा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।